हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग? डिलीवर लोग इस पेज के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईपीसी कर रहे हैं, अपनी क्लासेस रेगुलर चल रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। लास्ट टू लास्ट क्लास में कुछ लोगों को कुछ डाउट्स आए थे सेक्शन नंबर 107 एंड 120 ए के बीच में, तो मैंने एक छोटी क्लास रखी थी। छोटी तो नहीं हो पाई, मैंने ट्राई किया था, बट समझाने के पर्पज से थी, तो वो थोड़ी एक्सटेंड होगी। आप लोग जरूर उसे देखिए। सेक्शन नंबर 34 एंड 149 के बीच का डिफरेंस है उसके अंदर। उसके बाद में 107 और 120 ए का डिफरेंस है उसके अंदर। उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, हम पब्लिक न्यूसेंस तक पहुंच गए, हम 268 तक पहुंच गए हैं। अभी अपना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बाकी है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज पहली बात, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, अपना पानी कॉफी चाय जो भी आप पीते हो साथ में लेके बैठें, कुर्सी से चिपके रहें और फोकस करें। अगर दिमाग भटकता है क्लास के बीच में तो 1 मिनट क्लास को पॉज कर दें, 30 सेकंड 60 सेकंड वापस पीछे जाएं, फिर से वापस स्टार्ट करें। दिमाग भटकता है, कॉन्सेंट्रेट करो। अभी टाइम आ गया है, अपने एग्जाम के बीच में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक न्यूसेंस और उससे रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या है? पब्लिक न्यूसेंस ये है जी, देखिए 268 को अपन सबसे पहले अलग से पढ़ेंगे। 268 क्या बात करता है? पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन करता है। तो पब्लिक न्यूसेंस कहां पे है? 268 पे पब्लिक न्यूसेंस क्या है? डेफिनेशन है। तो आईपीसी के अंदर देखिए, आईपीसी के अंदर आपको क्या मिलेगी? आपको डेफिनेशंस मिलेगी और क्या मिलेगा? आपको उनके पनिशमेंट्स मिलेंगी। सीआरपीसी उनकी तरह इसमें प्रोसीजर तो नहीं मिलेगा। तो इसमें अलग अलग जगह पे जहां जहां डेफिनेशंस दी गई है ना, थेफ्ट की डेफिनेशन है, न्यूसेंस की डेफिनेशन है, चोरी की डेफिनेशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए तो है ही है, पर आपके लिए वो मेंस का एक 3 नंबर का क्वेश्चन रेडी रखती है। कितने नंबर का क्वेश्चन? 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक डेफिनेशन आपके लिए रेडी रखती है। तो आप सब लोग रेडी हैं? चलिए तो कंसंट्रेट करेंगे और आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं 268 विच इज पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस। ठीक है, न्यूसेंस वर्ड हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम है, पब्लिक और लोक का फर्क है बस। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड गिल्टी। कब एक व्यक्ति गिल्टी कब माना जाएगा? किसके लिए? पब्लिक न्यूसेंस के लिए। अब पढ़ते हैं गिल्टी कब माना जाएगा, यहां से पढ़ेंगे अपन। हु क्या करता है वो? हु डज एनी एक्ट और इन गिल्टी और इज गिल्टी, और इज गिल्टी मतलब या तो वह कोई काम करता है या फिर वो गिल्टी है। किसके लिए? ऑफ एन इलीगल ओमिशन, किसी इलीगल ओमिशन का वो गिल्टी है। मतलब कि इलीगल ओमिशन उससे हुआ है, काम तो किया जाता है, इलीगल ओमिशन होता है, इसलिए उसको डिफरेंस में लाया, अलग रखा उसको। तो हम इसको ध्यान रखेंगे जब भी आप मेंस के लिए राइटिंग करते हो। तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। अपन मान लीजिए यहां पे अपन पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? यहां से स्टार्ट करोगे, अ पर्सन इज सेड टू गिल्टी ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस, यहां तक खत्म किया। उसके बाद में नेक्स्ट पैरा क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट कब, हु डज एन एक्ट, खत्म। सेकंड पॉइंट और हु इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन। ऐसे ऐसे फ्रेम करते हैं मेंस के आंसर्स। ठीक है, जितना ब्रेक करके लिखोगे उतना ही अच्छा और प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, चलिए तो क्या होता है? कोई एक कार्य करता है या फिर कोई एक इलीगल ओमिशन करता है, उस काम से क्या होता है? विच कॉजेज, उससे क्या होता है? विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर, अनॉयंस। तो इन सब से क्या होता है भाई? कोई क्षति होती है, कोई संकट आता है, कोई क्षोभ होता है। अनॉयंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ। तो सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए नहीं, हिंदी वालों के लिए भी अनॉयंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले भी क्षोभ वर्ड को देखिए, अनॉयंस को क्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनॉयंस को? क्षोभ। तो वो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे शब्द अपने पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन इंजरी, डेंजर और अनॉयंस टू हुम? टू पब्लिक। किसको? लोक को, पब्लिक को, और टू दी पीपल इन जनरल। कौन?
who dwell और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, कॉलोनीज, हम रहते हैं ना कॉलोनीज के अंदर, तो हु ड्वेल जो रहते हैं, और हु ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी जिन्होंने जमीन खरीद के रखी है, प्रॉपर्टी खरीद के रखी है। प्रॉपर्टी घर भी हो सकता है, सिर्फ जमीन होना जरूरी नहीं है। ओके, तो आगे क्या है, और क्या होता है उससे, विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, annoyance to persons who may have occasion to use any public right। ये मेरे, मान लो ये है ना, जो ये मेरे घर की सड़क है, ये मेरा घर है और ये किसी और का घर है। इस आदमी ने यहां पे टेंट लगा दिया शादी में, तो मैं इधर से नहीं आ सकता ना। हाँ, मेरे पास इधर से रास्ता तो है, पर ये भी तो मेरा रास्ता था ना। अब ये बोले कि भैया उधर से चले जाओ, अरे तो मैं आ तो इधर से भी सकता था ना। क्या बोला गया है आईपीसी के अंदर, हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, उसका पब्लिक राइट वो यूज कर सकता था, वो उसके लिए रोक दिया गया। ठीक है, अब चलिए ये सब अपन ने क्लियर कर लिया, अपने को ये समझ में आ गया कि पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस क्या होती है, डेफिनेशन समझ में आ गई। A common nuisance is not excused on the ground that it will cause some convenience और advantage। मान लीजिए यही शादी वाली बात, ये बोल दे कि भैया जो मिठाई आएगी तेरे को भी दे देंगे ना यार, 2 काजू कतली एक्स्ट्रा ले लेना, क्यों इतना कर रहा है तू। ठीक है, तो ये जो बात है, ये एडवांटेज मैटर नहीं करती है। ये एडवांटेज क्या नहीं करती है, मैटर नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब आगे अपन 269 से पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सब लोग अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए, मैं आपको एक पेपर पे इसका शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं अपने लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी अपने लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो विल सेव सम टाइम एंड गो थ्रू दी ऑल दैट चैप्टर इन ब्रीफ। ओके, चलिए तो अब आप लोग कॉपीज निकाल लें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस वे में आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या, मेरे पे विश्वास रखें, कुछ गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, इसी वे में करेंगे अपन। क्या आता है सबसे पहले, सबसे पहले आता है 269। ओके, देन 260, चलो 268 तो अपन ने कर ही लिया, 269 करते हैं अपन सबसे पहले। 269 क्या बताता है, 269 बोलता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन। तो अपन इसमें क्या करेंगे, स्प्रेड का एस एंड इन्फेक्शन का आई। ओके, स्प्रेड इन्फेक्शन याद रख लीजिएगा, इन्फेक्शन करते हैं कोई ऑफर डिजीज, डेंजरस डिजीज होते, जैसे कोविड था, तो था ना कि जिसको कोविड है उसे क्वारंटीन में रखा गया था ना, उसे बाहर नहीं आने दिया। अब कोई बाहर आता है तो वो 269 का ऑफेंस करता है। अब कोई व्यक्ति अगर 269 का ऑफेंस करता है तो क्या मिलेगा उसे, 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। चलिए नेक्स्ट क्या है, 270। ओके, ध्यान रखें, फोकस रखें, बेयर एक्ट में हेडिंग्स को पढ़ते रहें। अभी आपके सामने स्क्रीन पे बेयर एक्ट नहीं है ना, तो अपने स्क्रीन पे नहीं है तो क्या हुआ, अपने पास में तो बेयर एक्ट है ना। तो 270 क्या है, 270 किसकी बात करता है, 270 भी 269 से रिलेटेड ही है। ये क्या ऊपर वाली बात क्या थी, अब यहां पे आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूं 269 और 279 में। 270 में इधर भी सेम चीज है, इन्फेक्शियस डिजीज को स्प्रेड करना। इसकी पनिशमेंट क्या है, 2 ईयर और फाइन और बोथ। पर इसमें फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क, इतना बड़ा फर्क है कि 269 का जो ऑफेंस हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, वो नेग्लिजेंटली हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये मैलिगेंटली हो रहा है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, परिदेशपूर्ण, जानबूझकर किया जा रहा है। अपने पास में बहुत बार ऐसे आया था ना, बहुत वीडियोस भी आती थी कि किसे कोविड है, ये जानबूझ के बाहर जा रहा है कि दूसरों को भी हो जाए। कोविड छोड़िए, नॉर्मल बुखार जुकाम की बातें भी तो नहीं आएगी, चलो इसमें ये डेंजरस डिजीज नहीं है वैसे तो, बट आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि जो जबरदस्ती करता है, मैलिग्नेंटली करता है, क्या करता है, किसी स्प्रेड करता है किसी इन्फेक्शियस डिजीज को, डेंजरस डिजीज को। डेंजरस किसके लिए है, वो अपनी लाइफ के लिए डेंजरस है। ठीक है,
ठीक है, 270 समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे 271। 270 क्या बात करता है, ये डिसओबीडियंस का डी ऑफ क्वारंटीन। आप लोगों ने तो नहीं किया था, बाहर गए थे, घूमने गए थे, मुझे पता है। तो क्या है, 6 months और फाइन और बोथ। फिर क्या है 272। देन व्हाट इज दिस, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी खाने की पदार्थ है उसके अंदर मिक्सचर करना, उसे अखाद्य बनाना, वह खाने लायक नहीं बचे, उसमें अडल्ट्रेशन करना। ठीक है, तो अगर कोई 272 का ऑफेंस करता है तो क्या मिलेगा, 6 month, ओके, एंड 1000 रुपीज का फाइन मिलेगा। कितने का, 1000 रुपीज का, और दोनों भी मिल सकते हैं। फिर 273, व्हाट दिस सेज, दिस सेज दैट सेल ऑफ नॉक्शियस फूड्स। यहां पे अडल्ट्रेशन थी ना, अब आप ये मान लीजिए इसको बेचने चला गया उधर, तो उसने अडल्ट्रेशन किया, मिक्स किया, खराब किया, बनाया, अब इसे बेचने के लिए चला गया। क्या करने के लिए, सेल करने के लिए चला गया। तो अगर आप सेल करते हो तो वही 6 months, कितना, 1000 रुपीज, और कितना, दोनों। ठीक है, 274 पे। अब इसको आप सेम, इधर क्या है, ऑब्नॉक्शियस बनाता है, नीचे वाले में बेचता है। ये दोनों भी सेम चीज, इनको भी साथ में पढ़ा जा सकता है। ये नेग्लिजेंटली है और ये मैलिग्नेंटली है, जानबूझकर है। ठीक है, और इधर क्या पढ़ा था अपन ने, 271 में क्या पढ़ा था, 271 में क्वारंटीन को डिसओबीडियंस करने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन, 274, एंड व्हाट डज 274 सेज, दिस सेज अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स का मतलब दवाइयां हैं यहां पे, आप वो ड्रग्स मत समझ लेना। तो ऊपर 272 में भी अडल्ट्रेशन था, 274 में भी अडल्ट्रेशन है, 273 में क्या है, सेल है, तो इधर भी तो सेल ही होनी चाहिए ना भैया। तो इधर भी क्या है, इस अडल्टर्ड ड्रग का सेल। ठीक है, याद रखना। अब इनकी पनिशमेंट दोनों की सेम है, कितनी है, 6000 एंड बोथ, 6000 एंड बोथ। समझ में आ रही है ना बात। तो अपन इन चारों को साथ में पढ़ सकते हैं, 272 से 275। इधर अडल्ट्रेशन ऑफ नॉक्शियस फूड, एंड ये उस अडल्टर्ड फूड को बेचता है, इधर ये ड्रग को अडल्टर्ड करता है, और इधर उस ड्रग को बेचता है। चलो मैं इसको मिटाता हूं, आगे पढ़ेंगे। याद रख लेना, इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखोगे तभी फायदा होगा। अपन जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकें। जब अपना प्री निकल जाएगा ना, मेंस में ये चीजें इतनी आएंगी भी नहीं, ये वाले पार्ट मेंस में इतना नहीं आएगा। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में अपन डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, उन सबको याद करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो अपन ने कहां तक कर लिया, अपन ने 275 तक कर लिया। उसमें क्या था, अडल्टर्ड फूड की सेल की, अडल्टर्ड ड्रग की सेल की बात करता है। ओके, तो अब क्या है 276, इसको भी 274 275 के साथ में पढ़ना। ये क्या बात करता है, सेल ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। एक को बता के तो कि ये है और बेस दूसरा रहा है। बोलते हैं ना सब, सोल्ट तो सेम ही है, बस कंपनी अलग अलग है। तो मान लो सोल्ट भी सेम नहीं हो और आपने ऐसा कर दिया हो, तो आपको भी सेम ही सजा मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है 277। चलिए 277 को भी पढ़ लेते। ये क्या करता है, जो पानी होता है ना उसको खराब करने की बात करता है। अपना जो वाटर होता है ना उसको खराब करने की बात करता है। लोक जल स्रोत को जलाशय, मतलब लोक जल स्रोत को या फिर जलाशय का जल कलुषित करना। हिंदी वालों के लिए मैंने ट्राई किया, समझ सके आप लोग। पानी को खराब करना ही समझ लीजिए। पानी, नदी, अपने जो ये वेल होते हैं ना, कुएं होते हैं, इन सबको गंदा करने की कोशिश करना। जहां से वाटर वर्क से अपना पानी आता है उसको गंदा करने की कोशिश करना। तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको इतना तो ऑफेंस ये है, तो 3 महीने की आपको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, 500 रुपए का फाइन मिल सकता है, और दोनों मिल सकते हैं। चलिए आगे करें। 278 क्या बात करता है, उधर तो पानी को गंदा कर रहे थे, इधर आप किसको गंदा कर रहे हो, एटमॉस्फेयर को। किसको, एटमॉस्फेयर को।
एटमॉस्फेयर को गंदा करोगे तो क्या होगा, आपको आपका ये ऑफेंस माना जाएगा। तो क्या है, सिर्फ 500 रुपए का एक फाइन है, जो 500 रुपए तक है, यहां सब में 500 रुपए तक है, मान लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, 279 पढ़ रहे हैं। 279 क्या बात करता है, दिस सेज अबाउट, जो ज्यादातर लड़के करते हैं पर लड़कियां भी करती हैं। राइट इंडिकेटर दिखा के लेफ्ट साइड में मुड़ते हो ना, अगली बार अगर मुड़ गए तो क्या होगा, ये लीजिए कितना, ये लीजिए और ये लीजिए। अब ये क्या है 280, ये क्या है, रैश नेविगेशन। अब आप बोलोगे कि सर उधर भी तो रैश ड्राइविंग था, इधर रैश नेविगेशन है। आपने बोला लेफ्ट इंडिकेटर दिखा के राइट मोड़ लिया तो ये नेविगेशन हो गया। नेविगेशन किसके लिए है, ये वेसल्स के लिए है, जो जल में चलने वाली होती है ना, बड़ी शिप्स वगैरह होती हैं, उनके नेविगेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। जलयान के नेविगेशन की बात कर रहा है ये। तो अगर उसका क्या ऑफेंस होगा, ये लीजिए, ये पनिशमेंट होगी भाई, 1000 रुपीज की पनिशमेंट और दोनों, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 279 280 को साथ में पढ़ना, 277 278 को साथ में पढ़ना, 274 275 और 276 को साथ में पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है, आज अपन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेट पूरा करके रखना है, पूरा दिमाग को इसमें साथ में रखना है। इस चैप्टर को अपने को एक साथ 5 मिनट के अंदर याद करके छोड़ देना है भैया, 5 मिनट में याद करके छोड़ देना है। इसी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ सके। तो मैंने कहां तक कर लिया, 280 तक कर लिया। अब क्या पढ़ेंगे अपन, 281 पढ़ेंगे, 282 पढ़ेंगे, 283 पढ़ेंगे। और चलिए पहले यहां तक करते हैं। 281 क्या बात करता है, एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट्स की, एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट्स किसके लिए, अब ये जो नहीं आते हैं जलयान, रात में लाइट हाउस जलता है ना, आपने गलत लाइट जला दी तो उसके लिए। तो क्या होगा, अब अगर आपने गलत लाइट जलाई है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि शिप्स वगैरह बहुत बड़ी होती हैं, बड़ा नुकसान होता है, उसके लिए बड़ी पनिशमेंट भी मिलेगी। 282 क्या है, 282 बात करता है कि, अब मैं आपको बता देता हूं 282 सिंपल लैंग्वेज में, कि जो बड़ी शिप्स वगैरह होती है ना, बड़ी शिप्स, मान लो कि ये एक शिप है, इसमें इतना बड़ा छेद है, इसमें इस आदमी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और मान लो, और भर लो भाई, भर लो, 10-10 रुपए किराया भर लिया। अगर इतना ही तूने भर लिया ना तो भाई तेरे को तो पनिशमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी पनिशमेंट, वही तूने 10-10 रुपए के चक्कर में किया ना, अब तेरे को फाइन दे और दोनों चीज। अब आओ 283 पे, समझ गए ना बात, 282 के बाद समझ गए, मतलब समझ में आ गया। 283 डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। सड़क है, मान लो सड़क के ऊपर आपने ट्रक लगा के छोड़ दिया, बॉम्ब लगा के छोड़ दिया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, डेंजर कर रहे हो ना पब्लिक वे को, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो ना, तो क्या होगा, अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन करते हो तो आपको ऑफेंस है, तो क्या फाइन मिलेगा, ये लीजिए, इधर फाइन कितना है, 200 रुपए का फाइन है, इधर फाइन कितना था, 1000 रुपीज, सेम है, ये याद रख लेना। 6 months 1000 बोथ, 3 month 500 बोथ, ये थोड़े जनरल है तो आपको याद रहेंगे कि जहां 6 मंथ है वहां 1000, जहां 3 मंथ है वहां 500, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, साथ में पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 284 से। 284 से अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नेग्लिजेंसी की बात करने वाले हैं, नेग्लिजेंसी की बात करने वाले हैं 284 से। ओके, हियर कम्स 284, 285, 286, 287, ठीक है, 288, इनको अपन साथ में पढ़ेंगे। सब क्या है, नेग्लिजेंट किए गए कोई कार्य है, सारे के सारे नेग्लिजेंटली किए गए कार्य है। यहाँ पे क्या नेग्लिजेंटली आप कर रहे हो, 284 में आप क्या कर रहे हो नेग्लिजेंटली, किसी पॉइजनस सब्सटेंस को
गलत तरीके से उठा रहे हो हाथ, जैसे मान लो एसिड की बोतल आप ऐसे लेके चल रहे हो, गिर जाएगा, किसी भी लग जाएगी। तो अगर आप ऐसा करते हो किसी पॉइजनस सब्सटेंस को, तो सेम वही बात है, 6 months फाइन एंड बोथ। ठीक है, अब ऐसा जो पॉइजनस सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, हर्ट कोज कर सकता है या फिर इंजरी कोज कर सकता है। 285 में क्या पढ़ेंगे, नेग्लिजेंटली कंडक्ट। किस चीज का कंडक्ट आएगा 285 में, मतलब यहां पे सबको आपको नेग्लिजेंस का याद रखना है। ये अपन एक साथ ही कर रहे हैं इनको, 284 से 288 को साथ में, 1 2 3 4 5 एक्शन को एक साथ में कर रहे हैं। नेग्लिजेंस ही सबका मेन, सबके अंदर नेग्लिजेंसी है। अब इधर क्या कर रहा है ये नेग्लिजेंटली क्या कर रहा है, किसी फायर सब्सटेंस को और किसी कंबस्टिबल मैटर है, जैसे जलने योग्य है, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ है कोई, तो भी सेम बात है। वही आपको 6 है ना, मैं देख लेता हूं जी, 6 months फाइन बोथ। फाइन आपको याद रखेगा पहले से। 286 में क्या है, इधर फायर था और इधर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है, वही बात आती है सब में, 6 months फाइन बोथ। 287 में क्या है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी। जेसीबी चलाते चलाते घर में ही ठोक दिया, अगर ठोक दिया तो ऑफेंस हो गया। ठीक है, वही 6 months फाइन बोथ। ओके, हियर कम्स 288, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग्स। याद रखना, रिपेयरिंग बिल्डिंग्स, वही बात। एक और सेक्शन रह गया था अपने से, 6 हो गए हैं एक साथ में। ठीक है, थोड़ा फोकस करेंगे, एनर्जी लाएंगे। रेस्पेक्ट टू एनिमल्स, मान लो कोई कुत्ता काटने वाला है, उसको बिना बांधे बिना घर में रखता है और उसने किसी को काट लिया, तो ठीक है, समझ में आ गई बात सबको। ये अपन 6 सेक्शन 284 से यहां से अपन साथ में पढ़ रहे हैं। 6 months सबके सेम है। इधर क्या था, सबसे पहले कोई पॉइजनस सब्सटेंस था, फायर और कंबस्टिबल मैटर था। इधर क्या था, इधर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था। इधर क्या था, मशीनरी था। इधर क्या था, बिल्डिंग को रिपेयर करते वक्त कोई काम ऐसा करता है जो नेग्लिजेंटली है, और एनिमल्स को। ठीक है, चलिए अब अपन वापस कहां आ जाते हैं, अपनी पीडीएफ पे। लेट्स गो, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ये सब अपन ने एक साथ कर लिया है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। एक सेक्शन याद रखना है बस इसके अंदर अपने को, इसके उन सब के अलावा जो अपन ने किया था। ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन ये है भैया। कौन सा सेक्शन है, ये है सेक्शन, कौन सा, ये सेक्शन, ये याद रखना। 290, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड। ऐसा कोई न्यूसेंस जो ऊपर अपन पढ़ के नहीं आए हैं तो क्या होगा, 200 रुपए। ऐसा कोई न्यूसेंस जो अपन ने ऊपर नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं था, उन सब के अंदर आपको ये, चलो 291 है कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस, हेडिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर इंजंक्शन, जी नहीं, हेडिंग नहीं है तो इंपॉर्टेंट है, गलती से मिस हो गया। इंजंक्शन का आपको बोल दिया गया कि मान लो एक घर बन रहा है, ये गली है, इस घर ने इतना बड़ा एक पूरा का पूरा छपरा बना लिया। अब बनाते वक्त इधर बोला गिरेगा तो सड़क पे चलते हुए गिर जाएगा, तो इसको इंजंक्शन मिल गया कि आप इसे या तो बनाना रोक दीजिए या तोड़ दीजिए। फिर भी वो बना रखा है, इसने तोड़ा नहीं है, तो क्या होगा, 6 months फाइन और बोथ। ठीक है, समझ में आ गई बात, सभी को बात समझ में आ गई, मुझे पता चल गया, इसमें कोई अब कोई बात है ही नहीं। चलिए लेट्स गो टू 292, इंपॉर्टेंट चीज है। 292 से लेकर के 294 तक हम एक चीज को पढ़ रहे हैं, विच इज अबाउट दी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, अबाउट विच इज क्या है, ये ऑब्सीन है, मतलब कि ऐसा कोई चीज जो अश्लील है। ठीक है, अब अश्लील किताबों को बेचना इज एन ऑफेंस। ठीक है, अश्लील किताबों को बेचना इज एन ऑफेंस। बस इतना आप इसमें पूरे में मत जाना। बुक है, पैम्पलेट है, पेपर है, राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर है, अदर ऑब्जेक्ट्स है, सब पता है आपको।
अब नीचे चलो, यहां जो है ना ये गेम है कि क्या करता है, बुक्स तो है ये, अब हु एवर किसी को सेल करता है, हायर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिकली एग्जिबिट करता है, इन मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में डालता है ऐसी चीजों को, मतलब कि बेचता है, किसी को हायर करता है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिकली एग्जिबिट करता है, बड़ी सी टीवी लगा के कुछ गलत ऑब्सीन एक्ट्स चला दिए, वीडियोस चला दी, तो भी ऑफेंस है। होते हैं ना मेट्रोज की टीवीज वगैरह को ये लोग हैक कर लेते हैं एंड देन उस पे वीडियो वगैरह चलाते हैं, वो भी ऑफेंस किसमें आएगा, किसमें आएगा, अब आपको पता चल गया है, ठीक है। चलिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, टेक पार्ट इन रिसीविंग प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट कमाता है, राज कुंद्रा को पकड़ा था ना, क्यों पकड़ा था, इसीलिए पकड़ा था। चलिए, एडवर्टाइज करता है और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट विच इज ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो अब ये अपने को समझ में आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, पार्ट करता है प्रॉफिट लेने के लिए, एडवर्टीजमेंट करता है उसका, या फिर ऑफर करता है, अटेम्प्ट करता है, ऐसा कोई काम जो ऊपर इन चारों में दिया गया है। चलिए, अब इसका पनिशमेंट क्या होगा, एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज एंड इन द इवेंट ऑफ सब्सिक्वेंट, ऊपर क्या था, फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार किया, दूसरी बार किया तो क्या होगा, विच में एक्सटेंड टू 5 years, विच, और फाइन कितना बढ़ जाएगा, 5000 रुपए। चलिए, अब एक्सेप्शंस को पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट आपके लिए कुछ नहीं आएगा उसमें, अगर कुछ आएगा तो यहां पर आएगा। देखिए, ऐसी कोई किताब, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर, ऐसा कोई है जो, क्या है ये, ऐसा कोई है जो कि इन द पब्लिकेशन ऑफ विच प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड, अब जस्टिफाइड बाय लॉ कहां पढ़ा अपन ने, किसी को याद आता है क्या, किसी को याद आता है क्या। चलिए, पब्लिक गुड के लिए, ठीक है, एजुकेशनल मैटर के लिए किताबें आती है ना, अपन ने सब में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता था, दिस इज ऑब्सीन, यस दिस इज ऑब्सीन, बट दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, या फिर विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पज। अजंता और अलोरा की जो गुफाएं हैं ना, और भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ऐसी मूर्तियां बनी हुई हैं जो कि ऑब्सीन है, बट दे आर केप्ट फॉर द रिलीजियस पर्पस। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट बी पॉइंट क्या है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, बनाई गई, एनग्रेव्ड का मान लीजिए कोई पत्थर है, उसके ऊपर ऐसे कोर के जो बनाते हैं ना, उसे एनग्रेव्ड बोलते हैं। पेंटिंग अदरवाइज रिप्रेजेंटेड, और इन किस पे, एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे, within the meaning of ancient monuments, archaeological sites and remains, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दी, इतना समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे कोई स्कल्पचर्ड, कोई एनग्रेव्ड पेंटिंग है और जो कि ऑब्सीन है, बट ये एक्सेप्शन में आती है। एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं अपन। और क्या, किसी टेम्पल, यानी कार यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द आइडल्स, मूर्तियों की यूज की गई कार, उन कारों पे भी बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं जो कि ऑब्सीन होती हैं, बट दे आर केप्ट अंडर एक्सेप्शंस। तो अपने भारत की जो कामा सूत्रा करके बुक है, दिस इज एन ऑब्सीन बुक, बट इट इज केप्ट ओनली फॉर द रिलीजियस पर्पस, उसी वे के अंदर वो बची हुई है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके पास में केसेस आएंगे, बहुत सारी मूवीज को बैन कर दिया गया था, उनके पब्लिकेशन को रोक दिया गया था, तो उधर भी यही लगा था, 292 लगा था। चलिए, 292 कर लिया, ऑफेंस के पनिशमेंट अपन ने देख लिया। चलिए, अब क्या बात करता है, सेल किसका, सेल और एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग। अब इधर देखो क्वेश्चन आएगा, यंग पीपल, यंग पर्सन कहां डिफाइन है आईपीसी में, 293 में डिफाइन है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, फोकस रखना, ध्यान रखना। आप सोचो यंग का होता है, यंग क्या होता है भैया, यंग कौन होता है, हु इज अंडर द एज ऑफ 20 years, ठीक है। तरुण व्यक्ति,
तरुण व्यक्ति 20 साल। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसमें आप पनिशमेंट में मत जाना, पनिशमेंट में परेशानी होगी, कोई जरूरत नहीं है। चलिए 294 पे आ जाते हैं अपन, छोड़ देना बस उतना याद रखना। उसमें यंग पीपल को डिफाइन 294 में क्या, ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। ऑब्सीन एक्ट करता है या ऐसे गाने गाता है या ऐसे वर्ड बोलता है, ऐसे कोई बातें बोलता है, ऐसी भाषा यूज करता है पब्लिकली, ठीक है, तो ऑफेंस किसका होगा, 294 का होगा। ठीक है, चलिए क्या करता है, हु एवर टू द अनॉयंस ऑफ अदर्स। जान अब मैं अपने रूम में बैठ के कुछ भी गाऊं, दिस इज नॉट ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, बट इफ आई एम डूइंग दिस फॉर द अनॉयंस ऑफ अदर्स, डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, अपने रूम में बैठ के नहीं है। सिंग्स, रिसाइट्स, अटर्स एनी ऑब्सीन सॉन्ग, गाता है, दिखाता है, मुंह से बोल के करता है। ठीक है, अब यहां पे चलिए ये देखिए, पब्लिक प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months, 3 month के लिए पनिशमेंट और फाइन और बोथ। अब जो ये लड़कियों को छेड़ते हैं ना, उनको 294 में ले लेते हैं कि परेशान करने के लिए पब्लिकली किया, कोई वर्ड बोला। ठीक है, अब ऑब्सीन एक्ट कुछ भी हो सकता है, आपने गाली भी निकाली है ना पब्लिकली, तो वो भी एक ऑब्सीन एक्ट हो सकता है। ये बस इसकी हेडिंग याद कर लीजिएगा, कीपिंग लॉटरी ऑफेंस 294A, बस और कुछ नहीं। चलिए एक और चीज, स्टेट गवर्नमेंट वाली लॉटरी आप अपने राजस्थान में तो नहीं चलती है, तमिलनाडु वगैरह के अंदर दुकानों के ऊपर लॉटरी टिकट्स पड़े होते हैं कि आप खरीद लीजिए, वो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, वो इसमें नहीं आती हैं। चलिए नाउ लेट्स कम टू दी वेरी इंटरेस्टिंग, एक गाने के बाद में ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग बन गया। याद आता है क्या किसको ये गाना? ठीक है 295, पर उस गाने से इसका रिलेशन कुछ भी नहीं है, उसमें उनको आईपीसी नहीं पड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए ये क्या बात करते हैं, इंजरिंग और डिफेलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। किसी के टेम्पल को डिफेल करना, तोड़ना। ठीक है, क्या इंटेंशन है, गलती से टूट गया नहीं, इंटेंट टू इंसल्ट, आपका इंटेंट क्या है, इंसल्ट करने का इंटेंट है, किसके, रिलीजन ऑफ एनी क्लास के। किसी मंदिर को तोड़ना विच मीन्स गलती से, मान लो सरकार के द्वारा भी तो तोड़े जाते हैं ना मंदिर जो अतिक्रमण के अंदर आते हैं, बट देयर इंटेंशन इज नॉट टू डिफेल और इंजर। ठीक है, वो तो लॉफुल कोई काम कर रहे हैं। चलिए अब बात समझ में आ गई हेडिंग से, यहां देख लेना भाई, यहां देख लेना, 2 years और फाइन और बोथ 295। बस उस गाने में ऐसा कुछ थोड़ी था, वो तो कुछ भी बोल रहे थे, हमें तो यहां पे ध्यान रखना है। 295A क्या बात करता है, डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स। अब इसको मैं हिंदी में बता देता हूं, विद्वेषपूर्ण कार्य होता है मैलिशियस। डेलिबरेट का तो जानते हैं, सिंपल वर्ड है, जानबूझ के, सिंपल वर्ड है। टू इंटेंड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग देयर रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। कोई एक्ट से, कोई बात से, कोई वर्ड से, किसी गाने से अगर आपका इंटेंट क्या है, टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास, गाने आते हैं ना उनको बैन कर देंगे। कोई आदमी वर्ड भी बोलता है ना, 3 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ठीक है, 3 साल के लिए जेल में डाल दीजिएगा, डाल देंगे ना। 296 पढ़ते हैं। चलिए, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, कोई रिलीजियस असेंबली है उसे डिस्टर्ब करना, कोई पूजा पाठ चल रहा है, कोई मंदिर में वर्शिप हो रही है, कोई सेरेमनी चल रही है, उसे डिस्टर्ब करना, 1 year और फाइन और बोथ। ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस, बरियल प्लेसेस का मतलब जान लीजिए, बरियल प्लेसेस क्या होते हैं, कब्रिस्तान को बोलते हैं, उसमें ट्रेसपास करना, क्या करना, अतिचार करना, क्या होगा, ऑफेंस होगा। क्या, ये लीजिए इतना ही मिलेगा, 1 year और फाइन और बोथ। अब कब्रिस्तान से आप सारा मतलब समझ लीजिएगा, ऐसी कोई जगह जहां पे कोई काम चल रहा हो, हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या क्या चीजें करता है, कमिट्स एनी ट्रेसपास इन प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी प्लेस ऑफ सेपल्चर। ठीक है, ये होता है एनी प्लेस सेट अपार्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स। देखो
किसी कब्रिस्तान में घुसता है, फ्यूनरल राइट्स वाले किसी जगह पे घुसता है, या फिर डिपॉजिटरी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द डेड, अस्थियां रखने वाली ऐसी कोई डिपॉजिटरी के अंदर घुसता है, और ऑफर्स इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स। देखिए मान लीजिए पूछा जाता है कि किसी एक ह्यूमन कॉर्प्स को, मतलब कि शव को, किसी बॉडी को आपने लात मारी तो क्या ऑफेंस हुआ? बोलेगा कि भैया लात तो मारी पर ये तो जिंदा ही नहीं है। तो जिंदा इंसान के ऊपर होता है ऑफेंस। तो मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, तुमने किया ना, तुमने 297 किया। किसी ह्यूमन कॉर्प्स को आपने इंडिग्निटी, लात मारना इंडिग्निटी होती है और कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी प्रोसेस असेंबल्ड पर्संस असेंबल्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल सेरेमनी। उनको डिस्टर्ब करते हो, शैल बी पनिश्ड विद 1 ईयर फाइन। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। याद रखना 297 में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने ऐसा कोई कार्य किया जिससे कोई बॉडी, कोई शव परेशान हुआ, लोगों को बुरा लगा, क्षोभ हुआ, इंडिग्निटी आपने दिखाई, किसके अगेंस्ट? किसी ह्यूमन कॉर्प्स के अगेंस्ट। और 298 क्या है ये? अटरिंग वर्ड्स एटसेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू अवाउंड रिलीजियस फीलिंग्स। सेम बात है, रिलीजियस फीलिंग्स को आपने कोई वाउंड करने के लिए, परेशान करने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई काम किया, किनकी? किसी रिलीजियस लोगों की। तो भाई सेम बात। चलिए तो लेट्स कम टू 298। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या नंबर है चैप्टर का? ये लीजिए भैया, चैप्टर का नंबर क्या है? ये लीजिए, ठीक है, 16th। तो इसमें क्या करते हैं? ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। याद रखना, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे। कल्पेबल होमिसाइड को अपन अंदर नहीं पढ़ पाएंगे, इतना समझ लीजिए। इनमें फर्क बता देता हूं, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का जनरल फर्क बता देता हूं। हूएवर कॉजेस डेथ, डेथ तो हो रही है, मर्डर में भी डेथ हो रही है, कल्पेबल होमिसाइड में भी डेथ हो रही है। आपराधिक मानव वध बोलते हैं इसको, ठीक है, आपराधिक मानव वध बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड को। ये वर्ड तो सबको पता होगा आई गेस, ठीक है। क्या करता है? बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन, में मार्क करते हुए चलूंगा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। पहला पॉइंट ये क्या है? जब भी मेंस में लिखने जाओ पॉइंट बनाओ, पॉइंट नंबर 1 इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसा इंटेंशन से ऐसी कोई इंजरी करना जो कि लाइकली है टू कॉज डेथ। सर पे किसी के जोर से पत्थर मारना, दिस इज एन एक्ट विच लाइकली टू कॉज डेथ। बट मान लो गलती से नहीं हुआ, बट इंटेंशन तो था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विद नॉलेज, नॉलेज के साथ में ऐसा कोई काम करता है, इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। नॉलेज है, कमिट द कल्पेबल होमिसाइड। तो क्या फर्क, क्या क्या चीजें यहाँ पे? एक तो इधर इंटेंशन है और एक क्या है? नॉलेज है। दो चीजें हैं, याद रख लीजिए कल्पेबल होमिसाइड में क्या है। इलस्ट्रेशंस पढ़ लोगे आप लोग। अब तो आपको समझ में आ गया है कि सर बिना इलस्ट्रेशन पढ़े बिना तो पेपर को अटेम्प्ट करने ही नहीं देंगे। चलिए इसके क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सप्लेनेशंस इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी बताते हैं। क्या बात करता है? कोई बॉडीली इंजरी टू अनदर, ऐसा कोई पर्सन कॉज करता है कोई बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर। अब मानो एक कोई व्यक्ति जिसको पहले से हार्ट अटैक आया हुआ था, या फिर जिसके स्टमक के अंदर बड़ा ऑपरेशन हुआ था, ये लीजिए टांके, किसी व्यक्ति ने इधर एक बहुत जोर से मुक्का मार दिया। पेट पे मुक्का मारना इज नॉट एन एक्ट विच विल लाइकली टू कॉज डेथ, बट यस इन द केस ऑफ दिस इंडिविजुअल दिस इज एन एक्ट। कि आपको नॉलेज थी भैया, है ना, आपको नॉलेज थी, शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हिज डेथ। ऐसा नहीं कि मुक्का मारना तो ग्रीवियस हर्ट में आता है, ग्रीवियस हर्ट अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या है? वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड डेथ। मान लिया जाएगा ऑल्दो, जबकि, और या फिर
Although by restoring to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के पेट के अंदर एक चाकू मारा सड़क पे और उसे छोड़ दिया। हां, अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वो चाकू मृत्यु तो नहीं कॉज करता, बचा लिया जाता, पर बचाया नहीं ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा एक्ट तो ऐसा था ही नहीं जिससे एक प्रूडेंट आदमी का डेथ कॉज हो जाए। बचाया जा सकता था बट बचाया नहीं गया है भाई, आपने कल्पेबल होमिसाइड करी है। चलिए थर्ड एक्सप्लेनेशन, डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वॉम्ब, मदर की वॉम्ब के अंदर है, एक भी पैर भी बाहर नहीं है, ये याद रखना, अंदर, इज नॉट होमिसाइड, उसे होमिसाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब लिविंग चाइल्ड ही होता है सिर्फ। इन अब इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ, बाहर लाया गया, दो द चाइल्ड मे नॉट हैव बीन ब्रेथ और बीन कंप्लीटली बोर्न। अब मान लीजिए चाहे उसका एक पैर भी बाहर आ गया, तब वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा जब तक अंदर है। अब मिसकैरेज के जो ऑफेंसेस होते हैं ना, भ्रूण हत्या, वो वैसे बहुत बड़ा ऑफेंस है, वो अलग पढ़ेंगे, मिसकैरेज का भी आएगा 312 में, पर इधर उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चा भ्रूण के अंदर है। भ्रूण का मतलब शायद मैंने गलत बोल दिया आई गेस, बट ये समझ लीजिए बच्चा पेट के अंदर है, ये मेरे लिए बढ़िया है। मैं हिंदी को ज्यादा अच्छे से पढ़ाने जाऊंगा, कहीं गलती कर दूंगा फिर बच्चे क्लास बीच में छोड़ के चले जाएंगे। चलिए 300 मर्डर, बस मर्डर क्या होता है अब अपन इसको इतना ही पढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या बात करता है कि एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड, जो बचाए गए हैं, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होती है, जो अपन 299 में पढ़ के आए थे ना, 299 विल बी मर्डर इफ the act by which the death is caused done with the intention of causing death, ऐसा कोई एक्ट जो इंटेंशनली डेथ के लिए ही कॉज किया गया था, तो ये तो सेम बात आ गई। दूसरा क्या है, और if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, इधर थोड़ी सी ग्रीवियस बात है। जो ऑफेंडर काम कर रहा है ना, उसे पता था कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ना, इससे डेथ हो ही जाएगी, लाइकली टू कॉज। इधर ऊपर जो 299 में इंटेंशन वाली बात थी ना, फर्स्ट पॉइंट, उधर थोड़ा कम नॉलेज था, इधर पूरा नॉलेज है उसे। ऑफेंडर नोज, ऊपर सिर्फ इंटेंशन की बात करी थी, ऊपर सिर्फ इंटेंशन की बात करी थी। चलो अभी दिखा देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या था, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। अब इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, चलिए चलिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं। इधर क्या है, ये देखो, इधर likely to cause death तो है, पर जो ऑफेंडर नोज, उसे पता था कि पक्का हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? चलिए थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बात करता है, if it is done with the intention of causing such bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted in sufficient in the ordinary cause of the nature to cause death। ऊपर भी इंटेंशन की बात हुई थी, पर इधर भी सेम बात है। ऑफेंडर को पता था कि ये मैं जो कर रहा हूं ना, ये सफिशिएंट है। क्या है, सफिशिएंट है। इधर भी नॉलेज देखो ज्यादा है, इधर नॉलेज। और क्या है देखो, और क्या है, फोर्थ पार्ट, ये एडिशनल है, ऊपर नहीं था उसमें। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज इमिनेंटली डेंजरस। इमिनेंटली डेंजरस क्या मतलब होता है इमिनेंटली डेंजरस का? ऐसा कोई कार्य जिससे हमें पक्का पता है, पक्का पता ही है कि उससे वो काम होना ही होगा। मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति के एक बॉम्ब को बांध दिया और फिर आ गया, तो
पक्का पता है कि वह मरेगा ही। अगर वो बॉम्ब फटता है तो वो मरेगा ही। गोली चलाना इमिनेंटली डेंजरस नहीं होता है। जब मान लो सर के ऊपर कर दी, गन पॉइंट कर दी तो है, दूर से चलाऊंगा तो वो इमिनेंटली डेंजरस नहीं है। दैट इट मस्ट, जरूरी है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी बचती नहीं है अगर वो एक्ट हो गया। क्या कर रहा है? डेथ। और such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse of incurring that risk। कोई एक्सक्यूज भी नहीं है उसके पास में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस की। अब यहां बात करता है कि इन एक्सेप्शन के अंदर ऐसा कोई एक्ट जो अपन ने ऊपर अभी पढ़ा आता है ना, मान लो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट करता है इस एक्सेप्शन वाला कोई काम, तो वो क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड, इट इज नॉट मर्डर। तो क्या है? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। 299 इज नॉट मर्डर। कब? अगर, क्या बात कर रहा है? ये देखिए, ऑफेंडर क्या था? वाइल्स्ट डिप्राइव्ड था वो, उससे डिप्राइव किया गया था ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, अपने सेल्फ कंट्रोल को खो बैठा था। बाय एनी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सडन प्रोवोकेशन मतलब कि उसे अचानक ऐसा कोई प्रोवोकेशन दिया गया जिससे उसने अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ दिया। सेल्फ कंट्रोल उसका छूट गया, जानबूझ के कोई प्रवोकन किया। प्रकोपन बोलते हैं, सॉरी प्रकोपन बोलते हैं ना प्रोवोकेशन को। ऐसा कोई अचानक से किया गया प्रकोपन मिला और उसने वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठा और उसने क्या कर दिया? बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट कर दिया, इसने डेथ कर दी। 300 वाला कोई एक्ट कर दिया बट सडन प्रोवोकेशन से किया तो नहीं होगा। 300 या 299 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका भी एक एक्सेप्शन है कि ऐसा कोई सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है ना, ये क्या है? और वॉलंटरली प्रोवोक्ड नहीं होना चाहिए, खुद से ही नहीं होना चाहिए। भैया किसी ने आपको प्रकोपन किया और बाद में पता चला पहले उंगली तो आपने करी थी, तो भैया फिर आप नहीं ले सकते इस एक्सेप्शन को। और ऐसा कोई प्रकोपन ओबीडियंस ऑफ लॉ में मिला हो, पब्लिक सर्वेंट से मिला हो, इन द एक्सेस ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट में हो तो भी नहीं होगा। तीसरा, द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ दैट रिस्क, सॉरी ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। किसी प्राइवेट डिफेंस, क्या पढ़ा था प्राइवेट डिफेंस? कहां से कहां तक पढ़ा था प्राइवेट डिफेंस? याद आता है क्या? 96 to 106, 96 to 106 की किसी भी चीज में अगर उससे प्रकोपन मिला, मैं प्रोवोकेशन और प्रकोपन को मिक्स करके प्रकोपेशन कर रहा हूं। चलिए 3 पढ़ लिए एक्सेप्शन। अब whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is, क्या है ये? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन आएगा कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन कैसा था, इनफ था, ये किस चीज का क्वेश्चन है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ एविडेंस है। क्या करोगे? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट करोगे। इलस्ट्रेशन को पढ़ लेना, एक भी इलस्ट्रेशन छोड़ दिया तो ये मान के चलूंगा कि आपने एक नंबर को छोड़ने का रिस्क ले लिया। चलिए ये पीडीएफ जल्दी से क्लियर हो जाए तो अपन अपना पढ़ते हैं आगे। चलिए हो गई है क्लियर। 301 कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ और डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। मान लीजिए प्रश्न आता है, ए ने बी के ऊपर गोली चलाई जो सी को लग गई, तो इंटेंशन बी को मारने का था ना, सी मर गया ना, 301 आ जाएगा। चलिए 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर। अपन ने मूवीज में बहुत सुना है धारा 302, धारा 302 क्या है? ये लीजिए भैया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, फाइन मिलेगा ही मिलेगा और डेथ सेंटेंस भी मिलेगा। 303 पढ़ते हैं अभी अपन। 303 में क्या है? पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। 303 क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। 303 क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो इसको हटा दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, असंवैधानिक हो गई है, क्योंकि क्या लिखता है?
फर्क क्या है, केस क्या था, चलिए केस की बात करते हैं, केस की बात कर लेते हैं। मिट्ठू वर्सेस स्टेट का केस था ये। कब का केस था ये? 1983 का केस था। बोला क्या गया था, whoever being under, कोई आदमी जो पहले से imprisonment for life की पनिशमेंट को झेल रहा है और वो अगर किसी का मर्डर कर देता है तो इधर लिखा shall be punished with death, मतलब कि कोर्ट के पास में कोई डिस्क्रिशन नहीं है। shall लिखा ना तो कोर्ट से डिस्क्रिशन छीन ली ना, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो याद रखना 303 में कौन से केस से हटाया था? मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट। सिंपल स्टेट लिखा है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया होगा 1983। ठीक है, चलिए 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्या है ये? 299 वाली बात करता है। 299 के ऑफेंस को क्या मिलेगा आपको? क्या ये दीजिए, किधर गया पनिशमेंट इसका? ये अभी मैं आपको बता देता हूं। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और क्या है? 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू 10 ईयर। 10 ईयर से तो छोटी होनी, 10 ईयर्स तक की सजा मिल सकती है आपको और फाइन भी देना पड़ेगा। अब इधर पहला पढ़िए, whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine if the act by which the death is caused done with intention of causing। ऊपर अपने याद है इंटेंशन पढ़ा था और नॉलेज पढ़ा था, याद आता है ना? तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था तो लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 ईयर और साथ में फाइन हिंदी वाला। और अगर विद द नॉलेज किया गया था तो क्या होगा? और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर और विद फाइन। इधर क्या है? 10 साल और फाइन अगर नॉलेज थी और इंटेंशन था। ठीक है, नॉलेज में इंटेंशन नहीं आता, इधर सिर्फ एक्टस रियस को पनिश कर दिया गया है। मेंस रिया हो कोई बात नहीं। मान लीजिए अपने पास प्रश्न आता है कि ए किसी झाड़ी के पीछे गोली चलाता है जिसके पीछे बी छुपा हुआ था, उसने बी का कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मर्डर मान लीजिए, पर मान लीजिए डेथ कॉज कर दी, तो अब ये किधर आएगा? ऐसा कोई एक्ट जो नॉलेज थी, नीचे वाले के अंदर आएगा, नॉलेज थी। चलिए 304 ए को पढ़ लेते हैं। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से डेथ कॉज कर देता है तो क्या होगा? ये लो, चलिए डाउरी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहां का। तो पहली बात तो क्या करेंगे, ये कब से ऐड हुआ था तो लिख लीजिएगा, बैरेक्ट में नीचे लिखा हुआ होता भी है। चलिए डाउरी डेथ को क्या है, ये प्रिजम्पशन मानते हैं। कहां याद आता है क्या किसी को? एविडेंस में याद आता है क्या किसी को? बताना किसी को याद आए तो। मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, नीचे लिखेंगे अपन कि डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन सेम चीज 1986 से क्या जोड़ा गया था एविडेंस के अंदर। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं अपन। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय बर्न्स और बॉडीली इंजरी or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years। कितने? 7 साल के अंदर क्या बर्न से मृत्यु, बॉडीली इंजरी से मृत्यु, या फिर ऐसे कोई काम जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो नहीं होता है। मान लीजिए कि पता चले किसी औरत का गला कटा हुआ है तो उसे हम बोल दें कि भाई ये तो अपने आप से काट लिया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसे केसेस नहीं होते हैं। तो और ये भी पता चले कि 7 साल विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, एंड साथ में इधर और नहीं है, इट्स शोन दैट husband soon before her death she was subjected to cruelty or harassment। जी, क्रुएलिटी होती है और हैरेसमेंट होता है तो डाउरी डेथ मान लिया जाएगा, डाउरी डेथ उसे माना जाएगा। उधर डिमांड होती होगी डाउरी की उस हैरेसमेंट और क्रुएलिटी के अंदर। ठीक है, चलिए shall be deemed to have caused her death, किसके? वो हस्बैंड और उसके रिलेटिव ऐसे मान लिए जाएंगे उन्होंने डेथ कर दी हो। ठीक है, चलिए डाउरी की मीनिंग आप देख लेना यहां से। और ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टाइम शैल नॉट बी लेस देन 7 years। 7 साल से कम तो हो ही नहीं सकती। कहां तक जा सकती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन देख लेना। 10 years शैल बी ऑल्सो बी लायबल टू फाइन।
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है इधर, ये देखो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सुसाइड को अबेट करना, अबेटमेंट कहाँ पढ़ा था अपन ने, बताना। चलो, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, 10 साल प्लस फाइन। अबेट करता है सुसाइड को। 307 अपने को दिख नहीं रहा होगा, ये दिख जाए तो बहुत ही काम अच्छा हो जाए, आसान हो जाए। प्रॉब्लम हो रही है मेरे को लगता है कि, चलिए अटेम्प्ट टू मर्डर आ गया 307 में। अगर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो क्या होगा, ये लो ये लो ये लो। चलो आगे करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछ लेते हैं। हेडिंग्स को याद रखना बहुत जरूरी है, इसके इलस्ट्रेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। 307 के इलस्ट्रेशंस है, ठीक है। अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट्स, इधर देखो में है, उधर क्या था 303 में शेल था। लाइफ कन्विक्ट के द्वारा जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, तो क्या पनिशमेंट क्या हो जाएगी, दी जा सकती है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन। 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड करने का अटेम्प्ट करता है। 307 में देख लेना, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो नीचे क्या है 308 में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर, नीचे 308 में कल्पेबल होमिसाइड। अगर मैं गलती से कोई वर्ड बोल देता हूं, मानिए देखिए मैं भी इतने टाइम से जोर जोर से बोल लेता हूं तो चीजें मिस हो जाती हैं। आपके सामने दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। अगर अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड करता है तो ये लीजिए, वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ। इफ हर्ट इज कॉज्ड, अगर हर्ट कॉज हो जाती है तो ये लीजिए 7 साल, इधर अगर नहीं होती 3 साल, इधर 7 साल। चलिए अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, मैंने शायद 307 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बोल दिया होगा, तो आई एम वेरी सॉरी। इधर है, उधर अटेम्प्ट टू मर्डर है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच, सिंपल इम्प्रिजनमेंट याद रखना जहां जहां आता है 1 year और फाइन और बोथ। 310 ठग, ये लो 310 ठग है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पूछ सकता है ठग को कहाँ बताया गया है। चलिए, क्या रॉबरी, चाइल्ड स्टीलिंग बाय मींस और अकम्पनीड बाय विद द मर्डर ऑफ इज अ ठग, ये याद रख लेना। सिर्फ चाइल्ड स्टीलिंग करता है, अकम्पेन्ड साथ में उसमें क्या होता है, मर्डर होता है। 311 पनिशमेंट क्या है, ये लीजिए भैया, पनिशमेंट मैं लिख देता हूं आपके लिए, शैल बी, नहीं ये नहीं है, चलिए सिर्फ शैल इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है और फाइन है। चलो चलो, थोड़ी एनर्जी डाउन होती हुई मेरे को भी दिख रही है, मेरी भी हो रही है। चलिए, नहीं होनी है एनर्जी डाउन, बहुत कुछ खींचना है। मिसकैरेज से रिलेटेड ऑफेंसेस आते हैं, कॉजिंग मिसकैरेज 312 में क्या है, मिसकैरेज को कॉज करना। अगर आप मिसकैरेज को कॉज करते हो तो क्या होगा, ऑफेंस होगा। इफ द वुमेन बी क्विक विद द चाइल्ड, मतलब जो बच्चा है वो बहुत इस उम्र का है, इस प्रकृति का है, तो क्विक विद द चाइल्ड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी बता देते हैं, हम देख के बताएंगे। चलिए, ऐसा कोई बच्चा जो हमें दिख जाता हो, अलग से साफ पता चलता हो कि हाँ शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। क्विक विद द चाइल्ड ऑफेंस देख ले, अलग है। इधर क्या ऊपर क्या था, नॉर्मल था, तो क्या था 3 साल और फाइन और बहुत। अगर क्विक विद द चाइल्ड है, स्पंदन बोलते हैं शायद इसको, हाँ स्पंदन जी, 7 साल एंड फाइन। स्पंदन गर्भ है। एक्सप्लेनेशन, अ वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ अ मिसकैरी, टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर विमेन खुद करती है, खुद जाती है, तो वो भी 3 साल। अगर बच्चा क्विक है तो ये लीजिए 7 साल। 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, अगर कंसेंट के बिना करते हैं, अगर कंसेंट के बिना करती है तो क्या होगा, देखिए, वेदर द वुमेन इज क्विक विद द चाइल्ड और नॉट, शी शैल बी पनिश्ड। कौन, जो करवा रहा है बिना कंसेंट के, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 साल और साथ में फाइन। 314, अगर उस एक्ट में, मिसकैरेज के इंटेंशन वाले एक्ट के अंदर डेथ कॉज हो जाती है बच्चे की, तो क्या होगा, ये लो, डेथ किसकी हो रही है, सॉरी बच्चे की नहीं, मां। डज एनी एक्ट कॉजेज द डेथ ऑफ सच विमेन, जहां पे कंसेंट नहीं थी, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू
10 years प्लस फाइन। चलिए 314 हो गया। 314 में दूसरी बात क्या आती है कि उधर क्या था, ऊपर वाला तो था कंसेंट, इधर बिना कंसेंट के किया हुआ एक्ट था, जो कि 313 बोलता है ना, उस वाला था, और उस माता की मृत्यु हो जाती है। तो भैया लाइफ इंप्रिजनमेंट पनिशमेंट अबव मेंशन्ड क्या थी, 10 साल। लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है, 10 साल भी जा सकते हो, और आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नॉट दैट एक्ट वाज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसा हमें नहीं पता था कि डॉक्टर साहब मृत्यु ही कर देगा, होगी तो होगी। चलिए आप 315 में एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, बच्चे को जिंदा बचने से रोकने वाला ऐसा कोई कार्य होता है तो ये लो, ये लो क्या है इधर, ये पढ़ लीजिएगा, इसका पार्ट शेल है। पहली बात तो ये, सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर। बहुत बार बोलते हैं ना डॉक्टर की या तो मां को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं, तो नहीं होगा, ये पार्ट छोड़ देना। इसके अलावा 316 कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। बच्चा क्विक है, अनबॉर्न है, ऐसा कोई कार्य करता है जो कल्पेबल होमिसाइड है। मान लो मां के पेट में बहुत तेजी से मारना, बच्चे की मृत्यु हुई ना। याद आता है क्या 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर 3, उस बच्चे की मृत्यु करना उधर कल्पेबल होमिसाइड नहीं था, पर इधर है, क्या है, ये लो, ये लो एंड ये लीजिए। चलिए एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज। बच्चे को ऐसी जगह पे छोड़ देना, कचरे की पेटी में छोड़ के जाते हैं ना कुछ लोग, ये वहां इसमें आएंगे। ऑफेंस को देख लीजिएगा इधर 300 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ बॉडी। माँ बेहोश थी, माँ को बताया नहीं गया और बच्चे को मार के कूड़ेदान में फेंका है, तो ये है 2 इयर्स। ये पनिशमेंट आप देख लेना, अभी टाइम अपने पास कम है। 319 से अपन पढ़ना शुरू करेंगे हर्ट के बारे में, हर्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना। उपहति के बारे में 319 से पढ़ेंगे। 319 के अंदर उपहति की डेफिनेशन है, 320 के अंदर घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन है। 320 आप देख लेना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आई गेस, ठीक है। हर्ट क्या होता है, whoever causes bodily pain, disease, infirmity to any person is said to cause hurt। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट है। फर्स्ट क्या होता है, इमैस्कुलेशन, ऐसा कोई काम, इसमें हिंदी में क्या, वो हिंदी में आप देख लीजिएगा, ओवर परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। इमैस्कुलेशन का आप सिंपल वर्ड जान लीजिए, देखिए कोई चीज ऐसा कार्य कर देना, कोई हड्डी टूट जाए, कोई हाथ अलग हो जाए, ऐसा कोई काम। और इधर ये देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें पीडीएफ में प्रॉब्लम है, आप अपने बेरेट को बिल्कुल मत छोड़ना, बेर एक्ट को ध्यान में रखना। अपने कुछ इशू आ रहा है तो आप लोग बेरेट खोलो और उस पर ध्यान दो। पहला पार्ट इमैस्कुलेशन, सेकंड परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ द साइट ऑफ एनी आई, और परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, और फोर्थ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, हाथ को हटा देना, छीन लेना। ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड आप लोग पढ़िए, अपनी पीडीएफ क्लियर हो चुकी है, 1 सेकंड। जी तो आगे क्या पढ़ रहे हैं अपन, देखो फर्स्ट पॉइंट इमैस्कुलेशन, सेकंड पॉइंट परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ आई, थर्ड पॉइंट क्या है, परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ एनी साइट, सॉरी हियरिंग ऑफ इधर ईयर, इधर कान, इधर आंख। मेंबर का मतलब कोई स्किन का कोई पार्ट, जॉइंट हड्डी। परमानेंट इंपेयरिंग द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, ऐसा कोई पावर खत्म कर देना जिससे वो, मतलब ऐसी कोई काम करना जिससे उस हाथ का, उस पैर का, उस जोड़ का वो पावर नहीं बचे। परमानेंट डिसफिगरेशन, इसका हेड का और फेस का, नाक तोड़ देना, मुंह तोड़ देना, सर पे कुछ ऐसा मार देना जिससे परमानेंट हो जाए। ठीक है, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ एनी बोन और टूथ, दांत तोड़ देते, बोलते ना कि एक थप्पड़ मारूंगा दांत टूट जाएंगे, तो भैया ग्रीवियस हर्ट कर दोगे आप अगर कर दिया है तो। 8th क्या बात करता है, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days, कम से कम 20 दिन तक आपको वो परेशानी झेलनी पड़े, ऐसा कोई काम कर देना
वो ग्रीवियस हर्ट में आता है। 319 और 320 पढ़ चुके हैं अपन। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? 321 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। तो 319 में तो हर्ट को डिफाइन किया था, 321 में वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, 322 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हर्ट का पूछे तो आपको 319 बताना है, वॉलंटरली हर्ट का पूछे, कॉजिंग हर्ट का पूछे 321 बताना है। चलिए 323 में क्या है? पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। और 324 में क्या है? वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट है। चलिए क्या है? 1000 रुपीज है और क्या है? 1 ईयर है। चलिए आगे क्या है? 324 के अंदर पनिशमेंट आप देख लेना, 3 साल और फाइन और बोथ। 325 क्या बात करता है? अपनी पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रही है पर हम रुकेंगे नहीं, हमारे पास में बेयर एक्ट है, हम उसमें देखते रहेंगे। 325 क्या है? पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 324 में क्या था? अपन ने मिस कर दिया, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन था भैया, सॉरी मुझसे गलती हो गई, उधर नहीं है। 323 और 325। 324 में कॉजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन। ठीक है, वेपन से कोई ऐसा काम करना, तो क्या पनिशमेंट बताई थी मैंने आपको? 3 ईयर और फाइन और बोथ। ये है 325 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। 319 में तो था हर्ट, 320 में था। 320 में क्या था? आज अपने को पेन और ये भी परेशान करेंगे। चलिए नहीं हटेंगे तो कोई बात नहीं, हम ध्यान रखते हैं। 320 में ग्रीवियस हर्ट था, 321 में वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट था, 322 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट था, 323 के अंदर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट की वो पनिशमेंट थी, 324 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, 325 में पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। क्या पनिशमेंट दी गई है? 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन भी देना पड़ेगा, प्लस फाइन है, याद रखना। 326 क्या है? ग्रीवियसली वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। ऊपर क्या था? 324 में डेंजरस वेपन से हर्ट कॉज करना, 324 में क्या है? ग्रीवियस हर्ट कॉज करना डेंजरस वेपन से। पनिशमेंट देख लेना, 324 ए वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। 326 ए 326 बी इनके कब से जोड़े गए थे, इसको आप लोगों को याद रख लेना है। पनिशमेंट आप देख लीजिएगा कब से जोड़े गए थे। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और इसके साथ में क्या जुड़ा था आप मेरे को बताओगे, जो कि सेक्शन नंबर 100 में दिया गया है। कमेंट में बताना सेक्शन नंबर 100 में इससे रिलेटेड क्या जोड़ा गया था। चलिए ये हो गया, पनिशमेंट देख लीजिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। 327। आज ये पीडीएफ अपने को परेशान करके रहेगी पर कोई बात नहीं, हम लोग कौन सा रुकने वाले हैं, मैं बोलता हूं जल्दी जल्दी। 327 के अंदर क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को एक्सटोर्ट करने के लिए क्या होता है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट होता है। ठीक है, 10 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। 328 क्या बात करता है? कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन। हर्ट पॉइजन से करना और एटसेट्रा। पॉइजन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इंटॉक्सिकेशन और ये सब पढ़ लेना। ऑफेंस क्या है? 10 ईयर की पनिशमेंट है। वॉलंटरी कॉजिंग 329 में क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सॉल्ट। तो भाई ये कहां से कनेक्ट हुआ? 327 और 329 सेम है ना। 327 में हर्ट था, 329 में ग्रीवियस हर्ट है, तो 329 में भी आपको पनिशमेंट देख लेनी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 330 में क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। कन्फेशन को एक्सटोर्ट करने के लिए, कन्फेशन एक्सटोर्ट करने के लिए। अब आप लोग बताओगे कन्फेशन एविडेंस में कहां है? बताएंगे। 24 में कुछ है तो बताना, 25 में कुछ है तो बताना, 26 में कुछ है तो बताना। चलिए, कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी मांग लेता है। मान लो प्रॉपर्टी मांगने के लिए बोलता है कि चल यहां पे सिग्नेचर कर चुपचाप। ठीक है, ये लो देख लेना, इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। चलिए नीचे चलते हैं जल्दी जल्दी, अपने पास टाइम बहुत कम है। तो क्या अब नीचे अपने 330 पे आ गए। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। ऊपर क्या था? 330 हो गया। अब नीचे आता है 331 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। 330 में हर्ट था, 331 में ग्रीवियस हर्ट है। पनिशमेंट देख लीजिएगा। 332 में क्या है? वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अपने पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी से रोकने का हर्ट करता है। और इधर क्या करता है? ग्रीवियस हर्ट करता है। कोई फर्क है क्या? हाँ, पनिशमेंट में फर्क मिल जाएगा आपको भैया। पनिशमेंट में 3 साल 10 साल देख लेना। 324 में क्या है? वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन पे हर्ट। और नीचे क्या है?
ये लो ग्रीवियस हर्ट, फर्क इतना ही है और पनिशमेंट का फर्क है। अब आते हैं 336 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। इसमें भी आप 3 मंथ कर लेना, ठीक है। अब आप लोग सीधा आ जाओ 339 पे, 338 को देख लीजिएगा। 339 में बताता हूं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात कर देता है, सदोष अवरोध की बात कर देता है। किसी एक व्यक्ति को उस साइड में जाने से रोकना जहां पे वो जा सकता था, एक तरफ से बात कर, whoever voluntarily obstruct करता है any person so as to prevent that person from proceeding in any direction, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोकना, गेट बंद कर दिया मेरे रूम का बाहर से, तो ये हो गया wrongful restraint। एक्सेप्शन क्या है? the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct। मान लो मैं अपने खेत का दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाऊं, उस व्यक्ति ने, कोई एक व्यक्ति था उसके अंदर, मुझे पता था, मुझे लगा कि मैं बंद कर सकता हूं, वो बंद हो गया, वो 4 दिन तक बंद रहा। अब वो मेरे पे ऑफेंस नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं लॉफुल इसको बंद कर सकता हूं। चलिए अब आप 340 पे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या होता है? कन्फाइनमेंट का मतलब होता है परिरोध। परिरोध का मतलब होता है एनी पर्सन इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन स्क्राइबिंग लिमिट्स, ऐसी कोई लिमिट्स तक जाने के लिए रोक देता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोलेंगे उसे, किसी एक रास्ते पे जाने के लिए रोक देता है। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। 341 में पनिशमेंट्स दी गई हैं, 341 में आप पनिशमेंट चेक कर ले। 341 में क्या बात करता है? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। 342 में क्या है? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 341 42 देख लेना, 343 44 45 46 47 सब चेक कर लेना, कुछ नहीं है। 349 पे आना सीधा, पर देख लीजिएगा ऑफेंस की पनिशमेंट पूछ लेता है। आज अब अपन 349 को पढ़ेंगे। 349 क्या बात करता है? फोर्स की बात करता है। 349 क्या बात करता है? फोर्स की बात करता है। क्या होता है? बल होता है भैया, बल, ठीक है, बल होता है। 349 के अंदर फोर्स क्या होता है? चलिए अभी पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन। मोशन में ला देना, मोशन को कॉज कर देना या मोशन को रोक देना। गाड़ी चलती हुई आ रही है, मैंने हाथ दे के रोका, हाथ दे के रोका, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, रोकना, बढ़ाना, गाड़ी को धक्का दे के मैंने मोशन दे दिया, या फिर गाड़ी का हैंड ब्रेक निकाल करके मैंने मोशन दे दिया। समझ में आती है बात? देख लेना। 349 इंपॉर्टेंट है। 349 सीधा पूछा जाएगा कि फोर्स की डेफिनेशन कहां पे है। अब क्या होता है इसमें, एक बात आती है, अपन आगे देख लेते हैं कि क्या फर्क है इसमें, क्या चीजें और पूछी जाती हैं। पहली चीज तो क्या होती है कि प्रोवाइडेड दैट person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion, cessation of motion in any of the 3 ways hereinafter provided। क्या, कैसे? पहला तो ये his own bodily power से करता है, disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion takes place। गाड़ी के पीछे पत्थर लगाया हुआ था, उसने हटा दिया, हैंड ब्रेक लगाया था, उसने हटा दिया, चल गया। बाय इंड्यूसिंग एनिमल, बैलगाड़ी पे बैल को जोर से मारा, गाड़ी भाग गई, ठीक है। फोर्स, क्रिमिनल फोर्स। फोर्स में अब आता है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स कब करता है? इंटेंशनली यूज फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। देखो फोर्स यूज करना 349 पनिशेबल नहीं है, 350 पनिशेबल है। 349 जस्ट एक डेफिनेशन है। तो भैया, इन ऑर्डर टू कमिटिंग एनी ऑफेंस और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज, इंटेंशन था, क्या हो गया उससे, उस व्यक्ति का इंजरी, फियर, अनोयंस टू द पर्सन टू हुम सच फोर्स इज यूज्ड इज सेड टू क्रिमिनल फोर्स। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, जब ट्रिकी पेपर बनता है तो इलस्ट्रेशन में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 351 में है असॉल्ट। 351 में क्या है? असॉल्ट है। आज आप लोगों को भी बहुत अनोयंस हो रहा होगा कि सर ये पीडीएफ सही तरीके से नहीं चल रही है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इससे लड़ेंगे, पेपर पास करना जरूरी है। असॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? 349 में किसकी डेफिनेशन थी? फोर्स की। 350 में किसकी थी? क्रिमिनल फोर्स की। 351 में क्या है? असॉल्ट की डेफिनेशन है हु एवर मेक एनी जेस्चर
प्रिपरेशन, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू लाइकली टू कॉज सच जेस्चर, ऐसा कोई काम करता है, ऐसा कोई जेस्चर करता है तो अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है। कैसे आशय से करता है कि संभाव्य जानते हुए करता है, ऐसा अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो ही जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी कर रहा है। देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूं, ऐसा कोई काम करना, ऐसा कोई एक्ट कोज नहीं हुआ खुद से, मैंने मुक्का बनाया किसी की तरफ जोर से, वो डर गया ना तो मैंने ऐसा जेस्चर कर दिया, या तो मैं जेस्चर करता हूं या फिर मेरे को पता है मैं ऐसा करते हैं ना, डराने के लिए थप्पड़ सा दिखाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, वो एक ऐसा होगा कि प्रिपरेशन किया। जैसे कि मान लो मूवी में नहीं दिखाते हैं कि एक जो हीरो किसी को मारने वाला होता है तो वो पहले अपने शर्ट के 2 बटन खोलेगा, उसके बाद में स्लीव्स के बटन खोलेगा, ये प्रिपरेशन है। स्लीव्स के बटन खोले, स्लीव्स को फोल्ड किया अपनी एल्बो तक, ये क्या है? प्रिपरेशन है। फिर मुक्का लेके आएगा ना तो 351 अजय देवगन को किसमें कर लें? 351 में कर लेते हैं। चलिए 349, 350, 351 एक डेफिनेशन बताते हैं। अब इसके बाद में पनिशमेंट की बात की जाएगी। पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव प्रोवोकेशन के अलावा अगर आपने असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, देख लीजिएगा, 3 मंथ, 500 रुपए और बोथ। चलिए 352 मैंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद में 353, 354, 354 ए पे सीधा आऊंगा। 354 में आप ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, 353 और 354। चलिए इधर क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। पोक्सो के अंदर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है, किसमें है देख लेना। चलिए क्या करता है? फिजिकली कॉन्टैक्ट और एडवांसेस इन्वॉल्विंग एनी अनवेलकम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल। अब देखिए क्या होता है, ऐसा कोई काम करता है या फिर एडवांसेस करता है, मतलब करने की कोशिश करता है, करने के लिए बढ़ता है। क्या कोई अनवेलकम एक्ट है जो पसंद नहीं है, जो अनवेलकम है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, मतलब सेक्सुअली ऐसा कोई काम करता है जो क्लियर दिख रहा है, ठीक है, या फिर डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर की, या फिर क्या करता है? पोर्नोग्राफी दिखाता है किसी विमेन को। इधर विमेन नहीं था, इधर विमेन है। चलिए मेकिंग सेक्सुअली ऑर्डर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, ऐसे कोई रिमार्क्स जो कि किसी के थ्रू अगर किसी के लिए किए जाए तो वो फील करेगा कि मेरे ऊपर ये सेक्सुअली रिमार्क्स है। ऐसा कोई रिमार्क, ये डिपेंड किस पे करता है? सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। चलिए इधर ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ, अब यहां पे देखो, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन 1, 2, 3 एंड सबसेक्शन दिस शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कौन सी इम्प्रिजनमेंट? रिगरस इम्प्रिजनमेंट, टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ। ओके जी, आगे क्या पढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर कि भाई 1, 2, 3 का तो बता दिया। अब ये चौथा पार्ट कौन सा? सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स को करने का पनिशमेंट क्या है? ये लो 1 साल फाइन, उधर 3 में रिगरस, इधर 1 साल। चलिए 354 बी भी पढ़ेंगे। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब, विवस्त्र करने का। अब आपको पता हो जाएगा, ये लो 7। अब इधर 354 सी को व्यूअरिज्म करने का क्या बोलते हैं? चलिए 357 को देख लेते हैं। 357 नॉर्मल है। अ मैन ऑफेंस कर रहा है। मैन हु वॉचेस कैप्चर्स द इमेज ऑफ वुमेन एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट, चाहे वो कंसेंशुअल भी हो। मान लीजिए अगर कोई कंसेंशुअल एक्ट भी है बट एक्ट कंसेंशुअल है, उसको कैप्चर करना इज नॉट कंसेंशुअल, कंसेंट नहीं मिली थी, तो ये लो 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है? 7 साल तक चली जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ लीजिएगा, प्राइवेट एक्ट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अपने को तो इतना याद रखना है, हेडिंग्स पे जाना है। स्टॉकिंग क्या होता है देख लेना। सिर्फ ऑफेंस की बात अभी सिर्फ हेडिंग से पूछा जाएगा। इसका
सिंपल बात है, वुमेन को फॉलो करना, मॉनिटर करना, ये सब इसमें आए जाएंगी, देख लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट बस हेडिंग्स है, 355, 356, 357, 358, हेडिंग टू हेडिंग चलेंगे। 359 पे आ जाओ, किडनैपिंग की बात कर लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के अंदर हिंदी में इसको भी किडनैपिंग बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलो। किडनैप करना क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, भारत से या फिर लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप करना। तो 360 में क्या बताया गया है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से किडनैपिंग करना विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड। ठीक है, टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। इधर गार्जियन से करना, अब क्या बात करता है, ऑफ एज, इफ अ मेल और अंडर 18 ईयर ऑफ एज ऑफ अ फीमेल, क्या है 16 ईयर माइनर, इधर 18 साल, तो मेल है तो 16 साल, फीमेल है तो 18 साल, ऐसे किसी को आप पेरेंट्स की बिना कंसेंट के या फिर अनसाउंड माइंड का भी है तो ले जाते हो, आउट ऑफ रीच ऑफ करते हो, तो 364 में आप नहीं, सॉरी अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाँ 361 में आप आ जाओगे। चलिए 363A पे आ जाते हैं सीधा। 362 को आप अबडक्शन देख लेना। अच्छा चलिए 361 और 362 में डिफरेंस क्या है, इधर देखो, उधर क्या था, उधर 16 साल 18 साल की बात करते थे ना, इधर सिंपल है, किसी भी व्यक्ति को डिसाइडफुल मीन से इंड्यूस करके ले जाना। चलिए आगे चल लेते हैं अपन। अपहरण और व्यपहरण में डिफरेंस समझ में आ गया ना। जनरली क्या होता है, न्यूज़पेपर में सबको अपहरण बताते हैं, हमें पता है, लॉ वाले स्टूडेंट को पता है कि अपहरण नहीं व्यपहरण है अगर वो बच्चा 16 साल से छोटा है तो, और अगर फीमेल है तो 18 साल से छोटी है तो। चलिए पनिशमेंट देख लेना। अब इसमें आगे चलेंगे, पनिशमेंट आपको देखना पड़ेगा। 364 पे आ जाते हैं, 364 पे अपन कर लेते हैं। जो 360A है उसे आपको एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा। 364 क्या बात करता है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर के ऑर्डर में आप किसी को किडनैप करते हो तो क्या होगा, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, क्या टर्म होगी 10 साल। शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। 354A अपना हो गया है। 354A को कब से जोड़ा गया था, ये लीजिए 1993 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ दिया गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ दिया गया था। फिर अपन चलते हैं सीधा 366A के ऊपर। 366 क्या है, 366A इंपॉर्टेंट है। 366A कब से जोड़ा गया था देख लीजिएगा, ये क्या बोलता है, प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल, किसी माइनर गर्ल के बारे में बात करता है। ये देखो, whoever by means whatsoever, कोई भी इंड्यूस करता है एनी माइनर गर्ल को अंडर द एज ऑफ 18 years टू गो फ्रॉम एनी प्लेस टू डू। अब ये होता है ना, जनरली इसके केसेस अपने पास में बहुत सारे आते हैं। कोई 18 साल से छोटी लड़की को इधर से उधर जाने के लिए बोलता है, जैसे जनरली आजकल होते हैं कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना अपने सो कॉल्ड लवर के साथ में चले जाते हैं शादी करने के लिए। तो अब उस सो कॉल्ड लवर को इधर पकड़ लेते हैं कि माइनर गर्ल को तुमने इंड्यूस किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और अब क्या लगता है कि इट इज लाइकली दैट शी विल बी फोर्स्ड और seduced to illicit intercourse with another person shall be punished with imprisonment for 10 years and shall also be liable to fine। अब ये देखना, इंपोर्ट करना ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री देख लीजिएगा। 367 क्या बात करता है, किडनैपिंग अबडक्शन इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट। सब्जेक्ट टू पर्सन किसके ऊपर करता है, ग्रीवियस हर्ट पे। अब सेम सेक्शन अपन ने, इधर तो ग्रीवियस हर्ट है, इधर तो ग्रीवियस हर्ट है, और अपन ने 364 में क्या पढ़ा था, ऑर्डर टू मर्डर पढ़ा था। पनिशमेंट देख लीजिएगा। 368 आप खुद से करेंगे। 370 पे आ जाते हैं, चलिए 370 पे आ जाते हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन, ट्रैफिकिंग करना, ठीक है। कोई क्या करता है, रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसफर, रिसीव एनी पर्सन और पर्सन्स, किसी एक को या बहुत सारों को। अब क्या है इसके ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। अपने पास में सेक्शन में क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर कि अपने को 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे। पहला पॉइंट तो ऊपर चला गया, क्या, किसके थ्रू, यूजिंग थ्रेट। ये क्या था, यूजिंग थ्रेट, पहला ऊपर चला गया, यूजिंग थ्रेट। यूजिंग थ्रेट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे यूजिंग थ्रेट लिखा है, अपन नीचे चलते हैं क्योंकि वो नीचे वाला क्लियर है, अपने पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है। सेकंड क्या करता है, यूजिंग फोर्स,
और अबडक्शन, प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, अब्यूज ऑफ पावर बाय इंड्यूसमेंट। इतना याद रख लीजिए, इनमें से कोई एक पॉइंट हटा दिया जाएगा, फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं था। चलिए अब आपको इसके ये वाले जो पोर्शन है ये खुद से पढ़ने होंगे, कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। 370 अपना हो चुका है। 371 2 3 374 पे चल लेते हैं सीधा ही। आप देख लेना 372 3 को। 374 क्या है? अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। ये देख लीजिए, शैल बी पनिश्ड इन प्रिजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, हेडिंग पूछता है। रेप की डेफिनेशन क्या है? रेप की डेफिनेशन सीधा सीधा अपने को पोक्सो पे समझ में आ जाती है। अपन ने पोक्सो पढ़ा है, क्लास में सर ने पोक्सो पढ़ाया है, अपन उस पर टाइम नहीं देंगे। बस फर्क इतना है कि उधर पेनिट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, इधर पेनिट्रेशन नेसेसरी है कुछ हद तक। पहली चीज सिंपल पढ़ेंगे, पेनिट्रेट्स, इंसर्ट्स, मैनिपुलेट्स, अप्लाइज। ये 4 वर्ड याद रख लीजिएगा, आपको ये सेक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं अपन? अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस। पहला क्या था? अगेंस्ट हर विल था, विदाउट हर कंसेंट था। कंसेंट तो थी बट पुटिंग हर और एनी पर्सन whom she is interested in fear of death था। और विद हर कंसेंट तो थी पर उसे लगा था कि ये तो मेरा हस्बैंड है, आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, बट ही वॉज नॉट द पर्सन टू whom she was married। ओके चलिए आगे क्या है? अगला पॉइंट क्या है? जल्दी से खुल जाए यार। फिफ्थ क्या है? कंसेंट तो मिली थी बट by reason of unsoundness of mind or intoxication or administration by him, खुद से। चलिए, विद और विदाउट हर कंसेंट इफ शी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। पहले 15 साल था, नहीं पहले 15 साल शादी वाले में था। अभी यहां भी याद रखना, अगर कंसेंट मिलती है 18 साल से कम है तो अपने को सबको पता है ये नहीं माना जाएगा। व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, मान लीजिए कम्युनिकेट नहीं कर पाई, बोलते हैं ना नो कंसेंट इज नो कंसेंट। पिंक मूवी सबने देखी है, देखिए। साइलेंस क्या है? नहीं दी कंसेंट। नो कंसेंट क्या है? कंसेंट नहीं दी, कुछ नहीं बोला, क्या है? कंसेंट। सिर्फ बोला कि कंसेंट तो ही कंसेंट है। चलिए एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आप पढ़ लीजिएगा। 376A है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistence vegetative state of victim। ये आप सब लोग को पढ़ना पड़ेगा। 376A, A, B, B, C, D ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। D, B, E ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। अपन सीधा चलेंगे 377 पे। 377 क्या बात करता है? ये लीजिए 377 बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस इसके ऊपर बहुत लड़ाई हुई थी और ये एक केस आया था जिस केस से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इधर इसको पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। पार्शियली स्ट्रक डाउन इसे कर दिया गया था। पार्शियली स्ट्रक डाउन क्यों किया गया था? क्योंकि जो LGBTQ वाले जो कम्युनिटी है उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज इन्फ्रिंजिंग आवर राइट, आवर सेक्सुअल राइट। तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। किस हद तक? यहां तक हद कर दिया गया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद मेन और विमेन, यहां तक इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। उसके बाद में जो ये एनिमल वाले पार्ट है, अगेंस्ट एन एनिमल, ठीक है, वॉलंटरली हैज कार्नल इंटरकॉर्स अगेंस्ट एनिमल शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एनिमल वाला चालू है भाई, उधर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए 378 एनर्जी लूज मत होने दीजिए। 10 मिनट और करेंगे, एनर्जी लूज बिल्कुल नहीं होने देनी है। देखिए मैं तो जोर जोर से बोल भी रहा हूं पर अपना पेपर अपनी इस थकान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से खुद को वापस बकल अप कीजिए। थेफ्ट को पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। थेफ्ट क्या है? चोरी। हमें पता है चोरी क्या होती है। क्या? ऐसी कोई चीज टू डिसऑनेस्टली किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ whom एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। एक व्यक्ति के घर में मैं गया, मैंने उसकी घड़ी उसके हाथ से निकाल के उसके सोफे के नीचे छिपा दी, सोचा था कि रात को आके ले जाऊंगा।
और रात को आने से पहले मुझे पकड़ लिया गया कि तूने चोरी करी। सर मैंने तो उसके घर में ही छोड़ दी, तो उस आदमी से उस सोफे के नीचे छिपाई ना। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, चोरी मान ली गई। एक्सप्लेनेशन 1 क्या है? ये सब एक बार छोड़ देना, अटैच टू अर्थ, इनको आप एक बार ध्यान मत देना। चलिए सिर्फ चोरी पे देख लेना और इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, आपको सारा का सारा गेम समझ ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आ जाएगा सारा का सारा गेम। इलस्ट्रेशन को भी नहीं छोड़ना। 379 में पनिशमेंट है, किसकी है? चोरी की पनिशमेंट है। क्या है? 3 साल फाइन और बोध। हमने बहुत जगह सीआरपीसी में भी चोरी की डेफिनेशन पढ़ी है, तो हमें याद रहती है। कैसे पढ़ी है? जब पढ़े थे ना सेक्शन 30 पढ़ते तो आपको एग्जाम्पल दिया था, इलस्ट्रेशन में भी दिया था, क्वेश्चन में भी आया था। चलिए सबसे पहले चोरी कहाँ करता है? ड्वेलिंग हाउस में करता है। 380 के अंदर वो क्या करता है? चोरी करता है ड्वेलिंग हाउस में, घर में। और 381 में क्या करता है? क्लर्क के द्वारा चोरी। या फिर 382 में क्या है? प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, और चोरी कर देता है। डेथ, हर्ट, रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग दैट ऑफ थेफ्ट। तो पनिशमेंट याद कर लेना, 380, 81, 82 आपको याद रहेगा। 380, 81, 82 छोड़ने का मतलब ही नहीं है। घर के अंदर चोरी करना, क्लर्क के द्वारा चोरी करना, और डेथ, रेस्ट्रेंट, हर्ट के करने के इंटेंशन से चोरी करना, कुछ छूटने का मतलब ही नहीं है। 383 में अपन क्या पढ़ते हैं? उद्यापन, एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन क्या होता है? मांगते हैं ना हफ्ता। एक्सटोर्शन मतलब कि किसी को डरा करके उससे कंसेंट कैसे ली? डरा करके कंसेंट लेके उससे पैसे ले लिए, कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई भी चीज ले ली। किससे? इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो उससे इंटरेस्टेड हो। फिर क्या करता है? डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस बाय सच फियर दैट द पर्सन सो पुट इन द फियर सो टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कि भाई मैंने तेरे गन हेड के ऊपर गन रख दी, लाओ पैसे दे दो। अब बोलेगा नहीं कि तूने खुद नहीं दिए, मैंने थोड़ी लिए। पैसे ले लेता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेता है, किसी चीज का साइन ले लेता है। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के एक्सप्लेनेशन में पढ़ना। कमिट्स एक्सटॉर्शन कब माना जाएगा कि 383 कर देता है? ये देख लेना 383 में क्या एक्सटॉर्शन की बात करता है। फिर अपन आते हैं 384, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। देख लेना, 3 साल है, फाइन है, बोथ है। 385 में क्या है? पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इंजरी के फियर में डालना इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो क्या? 2 साल फाइन। 386 क्या करता है? एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ। ऊपर क्या था? इंजरी, इधर क्या है? डेथ और ग्रीवियस, 10 साल तक का फाइन मिलेगा। उसके बाद में सीधा 390 पे आ जाना। ये सारे एक बार आप देख लेंगे। 390 में क्या बात करता है? रॉबरी की बात करता है। किसकी बात करता है? लूट की बात करता है। लूट के लिए क्या होता है? क्या है भाई? या तो आप चोरी कर रहे